हम सबसे ज़्यादा आजकल कौन सी ऐप यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए? व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप के फाउंडर की क्या कहानी है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। सो क्योंकि सारी दुनिया हाँ, यूज़ कर रही है व्हाट्सएप पे, बट और कोई उसके जानता पीछे नहीं की कि कहानी भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो जॉन कूम और ब्रायन एक्टन, ये दो फाउंडर हैं व्हाट्सएप के। जॉन कूम बेसिकली यूक्रेन में पैदा हुआ था शायद, और ये उस समय जब यूएसएसआर एक था और ब्रेक होने के पहले की बात जी। तो बिकॉज वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो वहाँ पर हर चीज़ के लिए रेगुलेशन थी और सरकार की मॉनिटरिंग बहुत तेज़ होती थी, जैसे चाइना में भी होती है कि आपके घर में इतने लोग हैं तो इतना ही खाना मिलेगा, इतना ही चावल मिलेगा, इतना दाल मिलेगा, हर चीज़ का कंट्रोल होता था। तो जो कंट्रोल सिस्टम आया ना इंडिया में, वो कम्युनिस्ट सिस्टम से आया कि कंट्रोल की दुकान पे जाके चावल ले आओ, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं कि इतना देंगे, इतना 7.5 किलो आपको मिलेगा कि आपके 3 लोग हैं, 4 लोग, ऐसे करके। सो ये सिस्टम वहाँ पे था पहले से। और बिजनेसमैन का क्या होता है कि वो चीज़ स्टोर करना शुरू करता है, वो उसको नीड से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं कि 4 घर ले लेगा, 25 दुकानें ले लेगा, ये कर लेगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो बिजनेसेस को कर्व करने के लिए कंट्रोल सिस्टम डाला जाता है कम्युनिस्ट सिस्टम में। और यदि कोई ऐसा कर रहा है कि ज़्यादा स्टोर कर रहा है तो सरकार उसको सजा देती है, उसको उठा लेगी, उनके अपने तौर तरीके होते हैं। इनके जो फादर थे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे और उसको मॉनिटर करने का तरीका था फ़ोन टैपिंग करना। तो ये लोग जो लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे, सरकार उसको टैप करती थी, उस पर नज़र रखती थी। तो इसने अपने फादर को ये बार बार कहते सुना था कि जब फ़ोन पर बात करो तो कोई ऐसी बात मत करना। ओके। तो इसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि फ़ोन पर कभी भी सेंसिटिव बातें नहीं की जाती। फ़ोन होता है चुटकुले सुनाने के लिए, फ़ोन होता है हंसने मजा। फ़ोन पर आप कोई ऐसी बात मत करना कि आप वो वहाँ भिजवा दो, वहाँ मैं मिलूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। तो इसके दिमाग में बैठ गया था। अभी देखिए, छोटी सी चीज़ जो बचपन में आपके दिमाग में बैठ गई, आप उसके अगेंस्ट कैसे कोई प्रोडक्ट खड़ा करते हो इवेंचुअली। तो इसके फादर चूँकि डरे हुए थे कि कभी भी गड़बड़ हो जाएगी, और तो इन्होंने इसकी मदर को, इसको और इसकी नानी को, तीनों को देश के बाहर ओवरनाइट यूएस भेज दिया शिप के थ्रू के जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगा, पैसा वैसा मूव करके मैं आऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी आ नहीं पाए और उनकी डेथ वहीं हो गई। उसके बाद ये लोग जब आए तो ये लोग बहुत गरीब थे, तो ये लोग कुछ सर्वाइवल के लिए बड़े स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसकी मदर एक जगह काम करने लगी सफाई वफाई का, और इसकी नानी की तबीयत ख़राब हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाने लगा। इसकी एजुकेशन भी बड़े मॉडरेट तरीके से हो रही थी। फिर जब नानी की डेथ हो गई तो मदर की तबीयत ख़राब हो गई, उनको कैंसर हो गया, तो इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो इसने भी रेस्टोरेंट्स में हर जगह काम करने शुरू कर दिया। फिर इवेंचुअली ये ENY के थ्रू याहू में प्लेस हो गया। याहू में एज ए सर्वर कंट्रोलर, सर्वर मैनेज करता था। और याहू उस समय नंबर 1 कंपनी थी। मतलब याहू का ऐसा था कि सब कुछ था याहू का, मेल से लेकर सर्च इंजन और न्यूज़ और ये मीडिया सब कुछ, याहू वॉज लीडर। अब आप देखना कि इतनी बड़ी कंपनी जो हम नोकिया, बिल्कुल, मतलब ये कंपनियों का बाप बोलते हैं हम ऐसा कि भाई 80% मार्केट नोकिया का, याहू 70-75% मार्केट याहू का, ऐसा था उस समय जी। ये वो कंपनीज हैं जो इवेंचुअली कौड़ियों के दाम बिकी हैं, लिटरली कौड़ियों के दाम। तो क्यों, ये भी हम इस जर्नी में समझेंगे। ओके। तो याहू में काम करना उस समय मैटर ऑफ प्राइड समझा जाता था जी। तो याहू, एक दिन क्या हुआ, याहू का सर्वर डाउन हुआ। तो ये क्या करता था, दिन में स्कूल जाता था और फिर 2 घंटे का ब्रेक लेकर वहाँ चले जाता था कंपनी में, सर्वर मैनेज करता था, फिर आके क्लास करता था, ऐसे मैनेज कर रहा था दोनों चीज़ें। ये पढ़ाई भी चलती रहे, फिर जो पैसा मिलेगा वो माँ के इलाज में जाएगा। बड़ा मेहनती आदमी था। एक दिन वो सर्वर डाउन हो गया याहू का, तो उसके ओनर ने बुलाया और कौन मैनेज कर रहा था, सर्वर डाउन कैसे हो सकता है। तो उसने कहा साहब फलाना लड़का है, बुलाओ उसको। उसकी क्लास ले लिए कि ऐसे कैसे आप नेग्लिजेंस कर सकते हो, आपको पता है कितना बिजनेस सफर हुआ, कहाँ थे तुम। तो बोले मैं तो क्लास करने गया था। बोले क्लास करने मतलब तुम नौकरी करते हो क्लास करते हो। बोले सर मैं दोनों करता हूँ। तो बोले सर तुम एक डिसाइड कर लो, या तो नौकरी कर लो या क्लास कर लो। तो इसके पास ऑप्शन नहीं था। इसने कहा सर नौकरी करेंगे, क्लास तो अब छोड़ देंगे। तो इसने पढ़ाई छोड़ दी और इसने अब फुल टाइम याहू पर काम करना शुरू कर दिया। ये जो डेस्क पर बैठता था उसके सामने एक बंदा बैठता था, उसका नाम था ब्रायन एक्टन, जो इससे 2 साल सीनियर था। ओके। इन दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि ये पास पास बैठते थे, कॉफ़ी पीते थे। तो ये फितूरी आइडियाज़ इनके दिमाग में आते थे कि यार कुछ ऐसा बना लेते हैं, कुछ वैसा कर लेते हैं, और याहू के बोर्ड को ये वो आइडिया पिच करते थे। तो इन्होंने पहले फेसबुक टाइप का एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पिच किया, फेसबुक से बहुत पहले, कि भाई ये ऐसा कुछ बनाते हैं, जो बोर्ड ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि यार क्या ऐसे कुछ चलता है क्या, इससे बिजनेस कैसे होगा, पैसा कैसे होगा। मतलब उस समय तक उनका विजन वो था ही नहीं। फिर उन्होंने ट्विटर टाइप का भी आइडिया पिच किया। फिर उन्होंने और भी जो यूट्यूब और इस तरह की चीज़ें आई, कई सारी चीज़ें उन्होंने पिच की हुई थी
कि ऐसा कुछ करेंगे, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वो कोई भी याहू ने सीरियसली नहीं लिया। और वो बोले हमारा मेन बिजनेस अच्छा है और इट्स गोइंग गुड और एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये 2000, फिर उसकी मदर की भी डेथ हो गई, तो रिजेक्ट हो गया, अकेला था। तो ये लोग दोनों 2005 या 6 में नौकरी छोड़ी इन्होंने और चले गए पूरा पैसा फूकने। ये चले गए साउथ अमेरिका, ब्राज़ील और ये सारे कंट्रीज़ में घूमते रहे, 2 साल घूमते रहे, ब्रायन एक्टन और जॉन कुम दोनों, और अपना पूरा पैसा फूका है, पूरा याशियाँ की, घूमे फिरे। 2 साल बाद वापस आते हैं, कहते हैं अब फिर से नौकरी कर लेते हैं। तो तब तक ये सब खड़े हो गए थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह। तो मैंने अप्लाई किया तो सब ने रिजेक्ट कर दिया इनको, किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। तो हर जब नौकरी नहीं मिल रही थी, याहू तो दोबारा क्या ही लेता, तो बोले स्टार्टअप कर लेते हैं। तो दोनों ने अलग अलग प्रोडक्ट पे सोचा। ब्रायन एक्टन ने अलग प्रोडक्ट बनाया कुछ इमेज का, और इसने बनाया एक स्टेटस अपडेट का। इसने कहा कि मैं एक ऐप बनाऊंगा जो आपको ये बताएगी कि इस समय आप क्या कर रहे हो। सो व्हाट्सएप गाइस जी, इस स्टेटस अपडेट ऐप कि इस समय मैं जिमिंग कर रहा हूँ, इस समय मैं डिनर कर रहा हूँ, इस समय पार्टी कर रहा हूँ। सो एक लाइन का स्टेटस होगा जो आप सेट कर दोगे और वो सामने वाला सारे लोग देख पाएंगे। ये ऐप थी बेसिकली, इट वॉज नॉट ए चैट ऐप। ओके, बाद में ये चैट ऐप में डेवलप हो गई। तो स्टेटस अपडेट ऐप, लोगों ने कहा क्यों कोई स्टेटस अपडेट करना चाहे, क्यों बताना चाहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोले नहीं बताना चाहेंगे लोग, एंड पीपल वुड लाइक टू नो इट। तो वो बोले इसको बेचें कैसे, डाउनलोड कैसे कराएं। तो उसने घर में एक पिज़्ज़ा पार्टी की। तो जो इसके रशियन फ्रेंड्स थे सबको बुलाया घर में, उनके लिए बियर और पिज़्ज़ा का अरेंजमेंट किया, फिर सबको एक लेक्चर दिया, सबके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई कि आप इसके थ्रू स्टेटस अपडेट कीजिए और पॉपुलर कीजिए इसको। तो किसी ने भी यूज़ नहीं की। फ्लॉप शो हो गया। तो बड़े दुखी हो गए, यार ये तो चलेगी नहीं। फिर थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया, 2-4 इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, वो कोई डाउनलोड ही नहीं करने को माने। अच्छा, जो ब्रायन एक्टन कर रहा था वो भी फ्लॉप हो गया, जो इमेज वाला प्रोडक्ट था वो भी नहीं चला, कुछ एडिटिंग का था। तो एक दिन दोनों अपने घर में बैठे हैं, जो किचन टेबल है उस पर, इस साइड ब्रायन एक्टन बैठा है, उस साइड जॉन कुम बैठा है, और दोनों ही दुखी हैं कि हमारा तो ये भी फ्लॉप हो गया, अब क्या करेंगे। तो ये अपनी ऐप को ऐसे टेस्ट कर रहे हैं। तो जॉन कुम ने एक मैसेज लिखा, स्टेटस अपडेट। अच्छा, आपस में कम्युनिकेट करें, हाँ, कि आई एम सैड ऐसे करके। तो उसने लिखा लेट्स चिल, ऐसे कुछ करके लिखा। हाँ। फिर उसने कहा, फिर कुछ स्टेटस अपडेट किया कि, फिर उसने स्टेटस लिखा। तो जब ये स्टेटस अपडेट कर रहे थे तो ब्रायन ने कहा यार इसको चैट ऐप क्यों नहीं बना देते। बोले चैट ऐप तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं जो चल रही हैं, स्काइप है, ये है। बोले नहीं ये अलग है, ये मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, क्योंकि स्टेटस अपडेट में इसने मोबाइल नंबर लिंक कर रखा था। तो उसको वो चीज़ शायद पसंद आई। इसने कहा ठीक है इसको चैट ऐप बना देते हैं, वो तो वैसा ही है, थोड़ा सा यूआई ही तो चेंज करना है। उसने चेंज कर दिया, चैट ऐप इसने बनाई। तो चैट ऐप डाउनलोड होना शुरू हो गई, चल पड़ी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय तक ना मोबाइल के अंदर पुश नोटिफिकेशन सर्विस नहीं थी। तो पुल मोड में आपको डेटा ले, जैसे एक सर्वर है, आप उसको डेटा डालोगे और फिर दूसरा उसको पुल करेगा जी। तो उससे क्या होता है, डिले था, तो उतना रियलिस्टिक नहीं था कि मैं मैसेज लिखूंगा और तुरंत नहीं पहुंचता था, टाइम लगता, थोड़ा टाइम लगता था, तो वो उतना फील नहीं आता था। तो और भी चैलेंजेस थे, हैंग हो जाता था क्योंकि इतना पुल करोगे तो सर्वर की कैपेसिटी पे भी दिक्कतें थी। तो वो इफेक्टिवली नहीं चल रहा था, बार बार कंप्लेंट आती थी कि यार तुम्हारा चैट सिस्टम बंद है, ये है। उसी समय इनकी किस्मत अच्छी थी कि आईफोन आ गया, और आईफोन में पुश नोटिफिकेशन सर्विस थी डे 1 से। तो इन्होंने जैसे ही अपनी ऐप आईफोन के लिए बनाई, तो जैसे जैसे आईफोन पॉपुलर हुआ इनकी ऐप भी पॉपुलर होना शुरू हो गई। ओके, ये आईफोन के संग राइड करना शुरू कर दी, और आईफोन इतना पॉपुलर हुआ कि हर आईफोन यूजर ने व्हाट्सएप डालना शुरू कर दिया, ग्लोबली ऐसा हो गया। और तो फिर तो ये जो रेस पकड़ी है इन्होंने, क्योंकि अब वो इतना रियल टाइम हो गया था आईफोन पर, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन की वजह से वो ऑलमोस्ट क्विक था। फिर एंड्रॉयड ने भी ले आए पुश नोटिफिकेशन अगले साल, तो वो एंड्रॉयड में भी उसी तरह की एफिशिएंसी आ गई। सो 2008, 9, 10 तक तो ये लोग इतनी तेज़ी से ग्रो किए कि मेरे ख्याल से 100 मिलियन 200 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गए, और हल्ला हो गया कि साहब फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है। लेकिन ये फ्री थी, दे वर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। और इनका चूंकि OTP के थ्रू कॉन्फ़िगर होता था, तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका OTP का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। तो जो ग्लोबली चूंकि इन्होंने लॉन्च की हुई थी, तो जो इंटरनेशनल OTP का बिल था इतना ज़्यादा आ रहा था कि उसका बिल ही पे नहीं कर पा रहे थे। जो ये थोड़ी बहुत फंडिंग थी उससे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो छोटी सी टीम थी, 10-12 लोगों की टीम थी जो पूरा शो मैनेज कर रही थी। तो इन्होंने ग्रांट लेनी शुरू, वो इन्वेस्टमेंट लेना शुरू किया। तो कुछ लिया, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर स्ट्रगल करते थे। पर ये जितना भी पैसा आ रहा था, इससे या तो OTP का बिल जा रहा था, या सैलरी जा रही थी, या रेंट और बिजली का बिल, बस, या सर्वर का बिल, यही जा रहा था। ग्रोथ
ऑटोमेटिक हो रही थी, ऑटोमेटिक, कोई मार्केटिंग एफर्ट नहीं था। तो ये चीज़ मार्क जुकरबर्ग को स्ट्राइक कर गई कि यार बिना इतना मार्केटिंग के ऐप ऐसे चल रही है और हम तो मार्केटिंग पे ही सर्वाइव करते हैं। तो इसने उसको बुलाया जॉन कुम को। उसको पता था कि इनकी माली हालत ठीक नहीं है, ये तो फंड के लिए हर 6 महीने दौड़ते रहते हैं, फिर 6 महीने का खर्चा लेके आते हैं, 6 महीने बाद फूंक देते हैं, फिर 6 महीने ऐसा चल रहा था। और हार्डली 2 साल हुए थे। देखिए 2009 से लेकर 2013 में ऐप बिक गई है फरवरी में जी। अब ये 4 साल की जर्नी है। तो जब मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार बुलाया आई थिंक 2010 या 11 में, तो इससे बोला कि 11 में डिनर पे बुलाया। तो जॉन कुम गया, उससे कहा कि उसको तो पता था खरीदने के लिए बुलाया है, क्योंकि उस समय फेसबुक का स्ट्रैटेजी ये थी कि हर कंपनी खरीद लो जो भी एक्विजिशन कर रही है, वी विल एक्वायर एवरी कंपनी। तो डिनर के बाद बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड। तो बोलता है कितने में? तो इसने ऑफर दिया कुछ $8 बिलियन, और उस समय कुछ यूजर्स थे आई थिंक 200 मिलियन प्लस। तो $8 बिलियन मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी रकम है, और ख़ास तौर से ऐसे स्टार्टअप के लिए जो 2 साल 3 साल पुरानी है, कि कोई मना ही नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं कर सकता। जब याहू बिका है, याहू जो इंटरनेट का बिल्कुल बाप था, 4.5 या 5 बिलियन में बिका है। देखना इसी के आसपास कुछ फिगर। जब नोकिया बिकी है, नोकिया सोचो कितने मोबाइल 3.5 या 4 बिलियन में बिके। तो ये उसी दौरान बिक रहे हैं सारे, और इसको डील आती है 8 बिलियन की, और 8 बिलियन पर ये मना कर देता है, कहता नहीं साहब। तो उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा यार ये अजीब आदमी है। उसने कहा कि तुम्हें अगले महीने के रेंट के पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, तो अभी तो मांगने जा रहा हूँ, मांगूंगा पर बेचूंगा नहीं। तो ये देख रहे हो गट्स फीलिंग। एंड याहू और व्हाट्सएप को प्रमोट उसने कैसे किया, कहीं और ज़्यादा होगी। और उसने व्हाट्सएप को प्रमोट कैसे किया कि इसको कोई स्नूप नहीं कर सकता, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। क्योंकि इसके दिमाग में ये था कि यही एक प्रॉब्लम थी जो वो बचपन में फेस करता था। सो ही वांटेड टू गिव अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो स्ट्राइक कर गई, व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूएसपी बन गया। अदरवाइज तो बाकी चैट ऐप भी थी, बिल्कुल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वो भी कर सकती थी, पर चूंकि इन्होंने पहले कर दिया और उसको यूएसपी बना के प्रमोट किया, तो ये लीड कर गए। और जिस वजह से बंद होने वाले थे, जब ये एसएमएस का बिल नहीं दे पा रहे थे, तो एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐप ना रोक देते हैं, बंद ही करते हैं, क्योंकि ये मार्क जुकरबर्ग से पहले से मिलने की बात है। तो जब बंद होने वाले थे, तो जिस एसएमएस के बिल की वजह से व्हाट्सएप बंद होने वाला था, व्हाट्सएप ने उस एसएमएस को बंद कर दिया। ओह, आज की डेट में कोई एसएमएस यूज नहीं करता चैट के लिए जी। एसएमएस की कोई औकात नहीं रह गई। जबकि एसएमएस पहले सिर्फ इतनी बड़ी चीज मानी जाता था कि भाई पहले जब आप पैकेज लेते थे तो एसएमएस कितने फ्री होंगे या कितने एसएमएस इस पैकेज में अलाउड हैं। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, क्योंकि चैट उसी से हो रही है। आज कोई एसएमएस यूज नहीं करता, आज एसएमएस फ्री होता है। एसएमएस आप कितने भी ले लो जी, बिल में उसका कोई कंसीडरेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप बंद हो रहा था। सोचिए आज उसी व्हाट्सएप ने एसएमएस बंद कर दिया। एसएमएस की कोई वैल्यू है ही नहीं। आजकल ओटीपी भी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। आजकल हालत ये हुई कि ओटीपी के लिए भी एसएमएस बंद हो रहा है। व्हाट्सएप पे ओटीपी आ रहा है, आजकल आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं या कॉल पे आ रहे हैं, तो एसएमएस तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। ये आईआरआई नहीं होती है, लाइफ ही ऐसी चलती है कि जिस बंदे ने रिजेक्ट किया ना आज आपको, कल वो आपके सामने ऐसे बैठा होता है। ये मेरी लाइफ में कई बार हुआ है और आपके साथ भी हुआ होगा, हर आदमी की लाइफ में होता है कि जो हम देखते हैं एक विजन सोचते हैं, लोग उस समय नहीं समझ पाते हैं उसको, और जब हम आगे निकल जाते हैं तब वो समझ पाते हैं कि यार ये तो बड़ा विजनरी आदमी था। पर उस समय तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसको समझाने के लिए और गिड़गिड़ाते हैं कि भाई प्लीज़ मान लो ये कुछ अलग है। बिल्कुल। और 2 साल के बाद 2013 में आई थिंक उसका बर्थडे था उस दिन, जॉन कुम का, मार्क जुकरबर्ग फिर बुलाते हैं इसको। उस समय 450 मिलियन डाउनलोड थे इनके ग्लोबल, और उस समय भी फ्री ही ऐप थी, कोई बिजनेस मॉडल नहीं। आप सोचिए कोई बिजनेस मॉडल नहीं था। तो वो बुला के फिर चूँकि बर्थडे था, फिर डील डिस्कस हुई कि आप बेच दीजिए। तो बोलते बताइए कितने में। तो बड़ा डिस्कशन के बाद मार्क कहता है कि $19 बिलियन, जो चीज़ $8 बिलियन मार्क देने के लिए तैयार 2 साल पहले, आज 19 बिलियन है। और 19 बिलियन इतनी बड़ी रकम थी उस समय। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। मैंने बाकी कंपनीज का भी वैल्यूएशन दे दिया आपको। नोकिया 4-5 बिलियन, और ये याहू, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज बिक रही हैं उस समय, और इसको ऑफर मिल रहा है 19 बिलियन, जबकि इसके अंदर कंपनी में हार्डली 30-32 लोग हैं और कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई ऐसी इनकम भी नहीं हो रही है, और सामने वाला 19 बिलियन दे रहा है भाई।
और ये पॉज ले लेता है, तो मार की सांस अटक जाती है कि यार ये क्या आदमी पागल है क्या। आप सोचिए ट्विटर अभी बिका 44 बिलियन में लास्ट ईयर, ये भी बड़ा हैवी कॉस्ट है फॉर एन ऐप, बट उस समय उसको 19 बिलियन ऑफर हुआ है, तो उसके पॉज की वजह से थोड़ा सा चौंका कि यार मतलब ये अभी भी ना करने वाला है क्या, मतलब मैं तो अब सब कुछ खोल दिया इसके सामने। तो ये खड़ा होता कहते हैं 19 नहीं 19.3, मैं कैलकुलेशन करके आया हूँ तो 19.3 पर बिका। ओके। और एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि भाई आप इतने साल कंपनी के साथ रहोगे, फिर आपको इस तरीके से इक्विटी दी जाएगी एंड ये जो पैसा है फेसेस में आपको दिया जाएगा। तो उसके बाद 2013 के बाद 14, 15 और 16, आई थिंक 16 एंड में या 17 में इसने छोड़ दिया। दोनों ने छोड़ा, जॉन कुम ने भी, ब्रायन एक्टन ने भी फेसबुक छोड़ दिया। जब इन्होंने छोड़ा तो उनका काफ़ी सारा पैसा फेसबुक को देना था, मतलब कि आप यदि रुकते तो आपको मिलता, नहीं रुक रहे तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ था। दैट इज आई थिंक इन बिलियंस, 3-4 बिलियंस टाइप। तो जब इससे पूछा किसी ने कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका जवाब था कि यही करने के लिए था ना जन्म लिया था। ओह, बहुत सारी सच विजनरी कि मैं आगे कुछ करना। आप देख रहे हो कि जिस पैसा ड्राइव नहीं करता है आपको लाइफ में, वरना जितना पैसा वो छोड़ के आया था ना उतना लोग जन्मों में नहीं कमा पाते। बिल्कुल। तो वो मांग क्यों रहा था फिर? यदि उसको छोड़ना ही था तो उस समय वो कर लेता 8 बिलियन पर डील, फिर 19 बिलियन तक क्यों रुका? क्योंकि आपको अपनी वैल्यू से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। छोड़ोगे तो आप छोड़ोगे। हाँ, ये इतना इंस्पायरिंग चीज है कि आज मुझे पैसे की जरूरत, मैं गलतियां करता हूं कि आज मेरी कीमत मुझे पता है कितनी है, पर अरे सर तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप उससे लो और फिर दान कर दो। ये है आपका कॉन्फिडेंस या आपका विजन। यदि आप खुद ही अपनी वैल्यू कम करोगे तो ना सिर्फ आप अपने संग अन्याय कर रहे हो, आप अपने आपके साथ जो लोग हैं सबके संग अन्याय कर रहे हो, क्योंकि आपके संग इतने लोग जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के बिकने से सिर्फ इसने पैसा नहीं कमाया, सबने कमाया ना, जो इतने संग लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल की, जो साथ जुड़े रहे। तो कोई भी इंस्टीट्यूट खड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस होता है, और उन सबके सेक्रीफाइस का कॉम्पनसेशन होना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी जिम्मेवारी होती है। तो वो वैल्यू भले आपके लिए मैटर ना करे, पर आपको वैल्यू बाकियों को तो दिलानी है। बिल्कुल। सो ये है कि ऐसा नहीं कि मनी माइंडेड नहीं था, उसने पैसा छोड़ा, फिर ही स्टार्टेड मेनी अदर थिंग्स, वेरियस प्रोजेक्ट्स, बहुत फिलैंथ्रोपी भी की, बहुत पैसा डोनेट किया। लेकिन आप देखिए इसकी कहानी से कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो सेफ है अनसेफ है क्या है, ये अलग अलग कहानियां आपको अपनी वैल्यू कैसे बनानी है इस मार्केट में, और वैल्यू कन्विंस करना है, क्योंकि सब फेलियर से ही ऊपर उठते हैं।